5 गोल्डन टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं लास्ट के 60 डेज में, जो आपके नंबर को 30 से 40 नंबर ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो भी आपका प्रेजेंट स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 जो टिप्स होंगे जो एक टॉपर भी फॉलो करता है, ये टॉपर्स टिप्स हो गए। ठीक है, पहला टिप हो गया कि आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये रूटीन वेरी कर सकता है आपके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपके अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग। आप कितना घंटा पढ़ते हैं उस हिसाब से आपका ये स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसके बारे में अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स खत्म करने हैं। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पहले जो स्टूडेंट खत्म करके जाता है उसके मार्क्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 190 नंबर लेकर आ रहा है और एक स्टूडेंट 150 नंबर लेकर आ रहा है, तो ये गारंटेड है कि जो 190 लेकर आया होगा उसने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स किए होंगे। तो बहुत बार आप क्या होते हैं, भटकते रहते हैं कि ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार सिलेबस हो जाए तो हम मॉक लगाना शुरू करेंगे। मेरे दोस्त ऐसी गलती मत करना। सिलेबस कभी जिंदगी में ना खत्म हुआ था और ना ही कभी सिलेबस कभी जिंदगी में खत्म होगा। तो आपको सिलेबस के तौर पे ये चीजें कर सकते हो आप कि आप अभी सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स लगाओ। और प्रीवियस ईयर्स किसके लगाने हैं? सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के। कब के लगाने हैं? 18, 19 और 20 के। सिर्फ किस किस सब्जेक्ट के? तो रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के। मैंने जीएस के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जीएस के जो होते हैं वो करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वो पढ़ना आपका बेकार होगा। ठीक है, और स्टैटिक भी बदलते रहता है, कभी पेपर का ट्रेंड कुछ और रहता है, कभी कुछ और रहता है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट जो हो गया वो हमारा हो गया मॉक। मॉक में हमें क्या करना है? हमें डेली एक मॉक देना है। आज से कसम खा लो, ठीक है, कि 60 दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं, डेली एक मॉक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, और इसकी एक डिटेल एनालिसिस आपको करनी है। मेरे इतने नंबर्स आने के पीछे का एक रीजन हमेशा रहा है कि मैंने प्री के पेपर्स के पहले 1000 कम से कम मॉक लगाए थे। किसी भी कंपनी का मैंने मॉक नहीं छोड़ा था, चाहे वो एसएससी ट्यूब हो, टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, केडी कैंपस हो। तो इतने ज़्यादा मॉक लगाए थे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आपको भी डेली के डेली एक मॉक लगाना ही लगाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स होना चाहिए। अब ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स है क्या, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है गोल्डन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका मल्टीपल रिविजन। ठीक है, रिविजन क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो इसका आपका स्टडी रूटीन क्या हो। देखो, स्टडी रूटीन में कैसे पढ़ना है, ये एक स्टडी रूटीन जो है सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, आप अपना खुद का भी स्टडी रूटीन अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा समय होता है, ठीक है, या जिन्हें लेट उठने की आदत है, या जिन्हें लेट तक जगने की आदत है, आप अपने स्टडी रूटीन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग। जिन्हें मैथ में ज़्यादा टाइम देना है वो मैथ को ज़्यादा टाइम दे, जिन्हें इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना है वो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ रख रखा है कि अगर आप सुबह 7 बजे से टारगेट बनाते हो, तो 7 से 8 आपका क्या होना चाहिए? 7 से 8 आप एक बार वोकैब पढ़ो। सुबह में हमेशा कोशिश किया करो, उठते ही फ्रेश माइंड से आप वोकैबलरी को पढ़ रहे, रिवाइज कर रहे। टारगेट बना लो कि 1000 वोकैब, 1000 इडियम, 1000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, वो रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 से 10 आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, मैंने 2 घंटे क्यों रखे हैं? 1 घंटे मॉक के और 1 घंटे उसके एनालिसिस के। भले आप 50 के जगह 30 मॉक दो, लेकिन उस 30 का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बार बार हर वीडियो में हर टॉपर, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस का हो, रेलवे का हो, एक ही बात कहता है कि मॉक से ज्यादा फोकस हमने किसके ऊपर क्या रखा है? हमने उसके एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रखा है। बट आपको आदत होती है कि आप मॉक देते हो और एनालिसिस कभी नहीं करते, तो ये मिस्टेक मेरे दोस्त कभी लाइफ में अपने मत करना। ठीक है, तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, और कितनी देर पढ़ेंगे, कितने महीने का पढ़ेंगे, वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं 11 से 1 मैंने जो जनरल रखा हुआ है, ठीक है, वो रखा है कि ग्रामर। ठीक है, सुबह में मैंने इंग्लिश को इसीलिए रखा क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, याद करने वाली चीजों को आप अक्सर सुबह में रखा करो। ठीक है, ग्रामर, अब ये आप अपने नोट से भी कवर कर सकते हो या आप किसी बुक से कवर कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर के जितने इंपॉर्टेंट एरर्स वाले पॉइंट हो गए, क्योंकि ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में और बाकी सभी जगह में आपकी हेल्प करेंगे। बात करते हैं 1 से 3, तो अभी यहाँ 2 घंटे ही मैथ्स को रखा है और बाद में भी मैंने मैथ्स को रखा है। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार जल्दी से पूरी की पूरी किताब खत्म कर ले, चाहे आप राकेश यादव की किताब खत्म कर रहे हैं या किरण की किताब खत्म कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको उतना टाइम मिल पाएगा रिवीजन के लिए और मॉक के लिए। और 3 से 5 आपको क्या करना है? 3 से 5 आपको रेस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को आप रेस्ट दो। इस रेस्ट टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हाउस होल्ड काम भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 आपको जीए पढ़ना है। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होता है,
जिसमें जीके और जीएस दोनों आ जाता है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट ले सकते हैं कि देखो अभी 60 दिन बचे हुए हैं, एक बार पॉलिटी खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री खत्म करते हैं, ज्योग्राफी खत्म करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए थे, पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ना, ठीक है। बात करते हैं 7 से 8, तो उस टाइम पे आप रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर सकते हो। देखो ये जो 60 डेज टारगेट है ना, ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका रिवीजन के लिए है। जिनके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके 30-40 नंबर और कैसे बढ़ जाएं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो है, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि 8 से 11 आप क्या करो, तो उसमें आप कोई रिवीजन रख लो कि जो आपने थ्रू आउट द डे पढ़ा आप उसको रिवाइज करो। आपने मॉक को एक बार फिर से देखना है, अपने वोकैबुलरी को फिर से देखना है, करंट अफेयर को देखना है। इसके अलावा आप अपना कुछ भी पर्सनल टाइम यहाँ रख सकते हो, ठीक है, या आप अपना कोई टारगेट रख सकते हो यहाँ पर कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा 1 घंटे में इंग्लिश को और यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। और 11 बजे के बाद आप चाहो तो सो सकते हो, या चाहो तो फिर से प्रीवियस लगाना शुरू कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 1 खत्म हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हम कौन कौन से पेपर्स लगाएंगे, तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको 2018 का लगाना है, 2019 का लगाना है और 2020 का लगाना है। 18 में सीजीएल में कितने पेपर्स हुए थे, तो टोटल 21 शिफ्ट में पेपर हुए थे। ये 21 शिफ्ट के पीडीएफ आपको या तो क्यूमैथ से मिल जाएंगे या किसी के टेलीग्राम से मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। 2019 में 18 सेट हुए थे। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्स के हुए थे। कोई भी इसमें से एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, चाहे वो सीएचएसएल की कर रहा हो, सीजीओ की कर रहा हो या सीपीओ की कर रहा हो, उसके लिए तीनों सेट इंपॉर्टेंट है ताकि वो उसके प्री में अच्छे स्कोर आ सकें। अगर मेरा प्री में स्कोर 185 है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन रहा है प्रीवियस ईयर्स। मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर्स को हमेशा अपना सिलेबस माना है, अपना बुक माना है, ताकि मैं उससे बाहर भटकूं ना, क्योंकि अलग अलग किताबों के अलग अलग कॉन्सेप्ट और सवाल होते हैं, लेकिन आपको एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप मॉक दे रहे हैं, तो देखिए मॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक देने वक्त क्या ध्यान रखना है और मॉक देने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से समझिए, मॉक देते वक्त और मॉक देने के बाद 2 पॉइंट है। तो पहली बात, जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको क्या रखना है, एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आज आप रीजनिंग पहले बना ले रहे हो, फिर कल इंग्लिश बना ले रहे हो, फिर मैथ्स बना ले रहे हो। अगर आपका एक ऑर्डर अटेम्प्ट फिक्स है कि नहीं पहले आप मैथ्स बनाते हो तो पहले मैथ्स बनाओ। जो मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था वो हमेशा से ये होता था कि पहले सबसे पहले मैं इंग्लिश को खत्म करता था, उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। हमेशा रीजनिंग और मैथ्स को मैं साथ में इसलिए रखता था क्योंकि दोनों के दोनों पेपर्स जो होते थे वो कैलकुलेटिव होते थे, ठीक है। तो कैलकुलेशन की चीजें एक साथ रहने में थोड़ा सा फायदा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। इसमें ऑर्डर अटेम्प्ट में आपको ये भी फायदा होता है कि शुरू के 10 से 20 मिनट के अंदर आप 50 सवाल कर चुके होते हैं इंग्लिश और प्लस जीएस। तो बाकी के समय में जो 40 मिनट बचे होते हैं उनमें आपको 50 करना होता है और आप आसानी से स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये डाउट होता है कि मेरे 10 सवाल रह गए, मेरे 20 सवाल रह गए। आप शुरू ही मैथ से कर देते हैं और आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो आप अभी से 60 दिन पहले से ये टारगेट डाल लो कि मेरा एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो और उसी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में आज से मॉक देना आप शुरू कर दो। दूसरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अधिकतर होता क्या है, सवाल तो आपको आ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर पढ़ने के चक्कर में वो सवाल आप गलत कर जाते हैं, तो 2 नंबर आने से 2.5 नंबर आपके रह जाते हैं। और ये नुकसान यहां नहीं करता, ये नुकसान आपका फाइनल सिलेक्शन में करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट के 578 नंबर हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि 578 पर कोई कट ऑफ गई है या 580 पर कोई कट ऑफ गई है और वहां पर एक सवाल उसके गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका वो पेपर जो है वो उसको होता था एमईए मिलना होगा, एमईए की जगह हो सकता है उसको कोई दूसरा सा पोस्ट मिल जाए। ऐसा हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ, उनके 580 नंबर थे, ठीक है, और 580 पर एमईए की कट ऑफ गई थी, उनको बड़े आसानी से वो चीज मिल गई। लेकिन उनके जो रूममेट थे उनका एक सवाल गलत हुआ जिसके चलते उनके 2.5 नंबर चले गए और उनके 577.5 थे जिनके चलते उनको एमईए भी नहीं मिला और उनको इनकम टैक्स भी नहीं मिला, क्योंकि इनकम टैक्स की कट ऑफ ही 578 गई थी। तो एक सवाल गलत होने के चलते आपके दोनों पोस्ट आपके हाथ से रह जाते हैं। तो ऐसा अधिकतर होता है, इस बात के ऊपर आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपनी आई रखनी है कहां रखनी, ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस के ऊपर क्यों निगाहें होनी चाहिए। अधिकतर आप लोग क्या करते हो कि सवाल देखते ही बनाना शुरू कर देते हो। मेरे दोस्त ऐसा कभी मत करना। आप कभी ये भी नोटिस क्या करो कि ऑप्शन में क्या है, क्या ये सवाल यूनिवर्सिटी से हो सकता है, और वो चीज की प्रैक्टिस कब होगी, वो चीज की प्रैक्टिस आपकी अभी से होगी। जब आप मॉक पढ़ रहे हैं, सवालों को ध्यान से पढ़े, ऑप्शंस को अभी देखना शुरू करें, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस को देखने के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है, या ऑप्शंस में कुछ
नहीं होता उस हिसाब से आप 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप अभी से मॉक के थ्रू ही करते रहें, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि डोंट पैनिक, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस सेट। रीजन क्या है, आप अधिकतर पैनिक करना शुरू कर देते हो कि अभी तो पेपर के सिर्फ 10 दिन रहे हैं, 20 दिन रहे हैं और स्कोर 140 आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरी एक बात मानना, ठीक है, स्कोर का मेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। बहुत कम स्कोर हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर 140 150 आ रहे हैं ना तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्योंकि अधिकतर मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके मॉक में 150 160 आ रहे थे और पेपर में जाके उन्होंने 190 195 तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो मॉक का स्कोर कभी आपका मेंस का मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना अपने मॉक के मार्क्स से। नेक्स्ट बात है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करने हैं, बुक मार्क करने हैं, जितने आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं करते, जिनके चलते वो मॉक तो देते हैं लेकिन उसका पूरा फायदा वो नहीं उठा पाते हैं। तो जितने रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर टेस्ट, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, उनमें बुक मार्क का ऑप्शन होता है और आपको क्या करना है, उनको बुक मार्क करना है। और लास्ट पॉइंट जो हो गया, ठीक है, लास्ट पॉइंट हो गया एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आफ्टर मॉक, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 1 घंटे देने हैं। और ये बुक मार्क के क्वेश्चंस कब काम आएंगे, बुक मार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले काम आएंगे। जब आपके सिर्फ एग्जाम के 20 दिन होंगे, आप अपने मॉक के बुक मार्क क्वेश्चंस को लगना रिवाइज करना है। मेरे दोस्त, बात मानना कि जो सवाल आपके तब गलत हुए थे ना, ठीक है, वो फिर दोबारा कभी गलती नहीं होंगे अगर आप उनकी बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस कर रहे हो। क्योंकि जो सवाल आपका एक बार गलत होता है, अगर आप उसको नहीं पढ़ते, वो बार बार गलत होते रहता है। तो इसलिए जो गलत हो रहे हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट आती है मेरे दोस्त, वो आती है डायरी ऑफ मिस्टेक्स की। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाएं। अब इसमें आपका डाउट रहता है कि कैसे बनाएं। डायरी ऑफ मिस्टेक्स में लिखे तो क्या लिखे, तो आपको एक डायरी लेनी है, उसके 3 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में आप सभी मॉक के मिस्टेक्स लिखोगे। अगर आप बुक मार्क नहीं करना चाहते या कुछ ऑफलाइन मॉक्स हो जाते हैं तो उनको आपको किस में मेंशन करना है, उनको आपको मेंशन करना है किस में, ठीक है, मॉक मिस्टेक्स के नाम से पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट बनाइए डायरी का, उसमें सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक लिखा करिए। जैसे बार बार ऐसा होता है कि आप शेड्यूल्स भूल जाते हैं, आप आर्टिकल्स भूल जाते हैं, तो उसके लिए अगर 10 अलग अलग किताबें बनाओगे तो एग्जाम के 10 दिन पहले आप सभी किताबों को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, सभी कॉपी को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर ऐसा डायरी बनाओ जहां पर सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक लिख सको। जैसे पिरामिड के फॉर्मूला बार बार भूल जाते हो, टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला भूल जाते हो, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज भूल जाते हो, तो उनको आप यहां पर नोट किया करो। और तीसरा हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम के पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, तैयारी के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपको तुरंत खत्म करनी है। जैसे प्रीवियस ईयर्स आपके पहले नंबर पे टारगेट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरी पॉलिटी इनकम्प्लीट है, पहले मैं पॉलिटी खत्म करूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उनको आप डेली के डेली कवर करना शुरू कर दें। तो ये डायरी ऑफ मिस्टेक एक टॉपर के लिए सबसे बड़ा हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके तैयारी में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो चीज़ें नोट करनी है वो मैंने आपको डायरी ऑफ मिस्टेक्स में बता रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सक्सेस के टिप्स होते हैं, एग्जाम को क्लियर करने के टिप्स होते हैं, लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी होती है। 5वीं जो है वो आपको ये है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि ब्रूस ली ने ऐसा कहा था, ठीक है, कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे तो उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो जब इतना बड़ा योद्धा ये बात कह रहा है तो जरूर इस बात में दम है, ठीक है, और दम जरूर है। आप 10 चीजों के पीछे मत भागो, 10 लोगों के कोर्स के पीछे मत भागो, जितना आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है। रीजनिंग में आपको क्या क्या रिवाइज करना है वो सुनिए। रीजनिंग में जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका स्टेटमेंट अजम्पशन बार बार गलत होता है, सिलोगिज्म गलत होता है, ब्लड रिलेशन गलत होता है, तो मेरे भाई इनको कभी छोड़कर मत जाना। अगर सबसे पहले रीजनिंग उठाओ तो उन्हीं को बार बार पढ़ो, ताकि आपके 50 से 47.5 ना आए। अगर मेरे 3 सब्जेक्ट में 50 है, मैथ में भी है, रीजनिंग में भी है, इंग्लिश में भी है, तो रीजन वही है कि मैंने सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि जो स्ट्रांग था वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, उनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टॉपिक्स आपके बार बार गलत होते हैं, थोड़ा कष्ट होगा पढ़ने में, लेकिन उनको दोबारा तिबारा बार बार पढ़ना, जब तक वो आपका स्ट्रांग ना हो जाए, जब तक आपका ब्लड रिलेशन सही ना हो जाए, जब तक आपका स्टेटमेंट अजम्पशन सही ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैथ्स में आपको क्या क्या फोकस करना है, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है फॉर्मूले होते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे अलजबरा के कॉन्सेप्ट हो गए, परसेंटेज के हो गए, ट्रिगोनोमेट्री के हो गए, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला हो गए, जो आप बार बार भूलते हैं, एक भी सवाल उसके ऊपर आ गया और आपसे नहीं बना तो आपका 2.5 नंबर ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि लास्ट समय में आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको
ध्यान रखने हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा वो हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर गलत होते हैं तो वोकैब सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। और गलत कब होते हैं? ऑप्शंस को देख के। जब तक आप ऑप्शन नहीं देखे होते हो आपको उसका आंसर पता होता है, जैसे ऑप्शन देखते हो आपकी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप क्या करो, रोज सुबह वोकैब पढ़ो और रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आप खाली बैठे हो ना तो बहुत सारे ऐसे वोकैब के भी ऐप आते हैं जिनको आप डाउनलोड कर लो और वोकैब का क्विज देते रहो। जैसे मैं अपने तैयारी के समय में था, खाना खा रहा हूँ या ऑटो में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं रास्ते में घूम रहा हूँ, मैंने वोकैब की ऐप डाउनलोड कर ली थी और मैं उससे क्विज देते रहता था। तो इससे क्या होता था, ऑप्शन क्लियरेंस में काफ़ी आपको हेल्प मिलती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया वो हो गया जनरल अवेयरनेस। अभी लास्ट के समय में क्या करना है, एग्जाम जिस दिन था 2 दिन पहले मैंने क्या किया था कि पिंक बॉक्स करके लूसेंट में किताब होती है, पिंक में सारे बॉक्स दिए होते हैं, उन सभी बॉक्सों को मैंने पढ़ा था। और बिलीव करिए मैंने पूरी लूसेंट आज तक कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन वो जो पिंक बॉक्स पढ़कर मैं गया था उसमें काफ़ी हेल्प हुआ था मेरा। जैसे दर्रे होते हैं, पार्क होते हैं, ठीक है, तो उनको बार बार आप पढ़कर जाओ। जो मूवमेंट्स होते हैं जितने इंपॉर्टेंट हो गए, अगर आप पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर सकते तो मिसलेनियस जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करो, ठीक है, और जितने पिंक बॉक्स दिए हुए हैं लूसेंट के इनको खत्म करो। इससे सवाल पक्का 10 या 15 आते ही आते हैं, और इसको कवर कर लिया तो थोड़ा बहुत आपका अच्छा स्कोर जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। और लास्ट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या करना है, लास्ट के 5 मंथ पढ़ने हैं, 6 मंथ की भी जरूरत नहीं है। उन 5 मंथ में कैसे पढ़ना है, तो लास्ट के जो 3 मंथ हो गए, कहने का मतलब अगर जून में पेपर है या अप्रैल में सीएचएसएल का पेपर है तो नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, या दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ का सिर्फ मंथली पढ़ना, डेली मत पढ़ना, मंथली पढ़ना, जितना पढ़ना बार बार रिवाइज करना। और फरवरी और मार्च का आपको क्या करना है, इनका आप डेली पढ़ना है। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, ऐसे करके आपको पढ़ना है। 3 मंथ मंथली पढ़ना है और 2 वाले जो मंथ हो गए वो डेली पढ़ना है। क्योंकि करंट अफेयर भी आप उतना ही ध्यान रखो, उतना ही पढ़ो जितना आप ध्यान रख पाओ। पता चले कि युवा दिवस में 11 भी ये सही लगता है आपको ऑप्शन, 12 भी सही लगता है, 13 फरवरी भी सही लगता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी ऑप्शन सही लगे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, और फरवरी नहीं जनवरी है वो, तो ध्यान रखो यहाँ पर। तो इस चीज़ का आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करो कि आपकी गलती ना हो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उनको बार बार पढ़ो। तो ये था, और लास्ट जो हमारा था वो था रिवीजन। तो हम कर चुके हैं सारे पॉइंट्स को कवर है। अब बात आती है कि कमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज है वो ये है कि मैंने आपको सभी वीडियो में बता दी है सीएचएसएल के जितने नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की। अगर आप कुछ भी नहीं जानते सीएचएसएल के बारे में तो आप कैसे कवर करोगे। आपको क्या करना है कि आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको ये लिखना है कि इनमें से जो कौन सी पॉइंट्स मैंने आपको बताई वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन किया, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन लगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। दूसरी बात कि आपके जो डाउट होते हैं या क्वेरी होते हैं मॉक को लेकर, एग्जाम को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी दूसरे एग्जाम को लेकर, आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करो अभी वीडियो के बाद, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और तीसरा, आप अपना ब्यूटीफुल सजेशंस दे सकते हैं इस वीडियो का कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। बाकी हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, रैंकर्स गुरुकुल पर ही चल रहे हैं। मैं आपको वोकैब पूरा 0 से लेकर हीरो तक लेवल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वोकैब में 11,000 प्लस टारगेट है और ये वोकैब की वीडियो सिर्फ आप एक बार देखना, लाइफ में कभी भी आप भूल जाओगे कि कभी आपको वोकैब याद नहीं होता था। इतनी खतरनाक तरीके से वीडियो यहाँ पर है, ठीक है, ट्रिक्स के साथ, 3D इमेजेस के साथ यहाँ पर वोकैब आपको पढ़ाया जाता है। तो एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार लाइफ में ये वोकैब पढ़ लेते हैं तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट से नहीं, बाकी सारे एस्पिरेंट जिनके भी वोकैब में आते हैं उनके लिए, जिनको अधिकतर दिक्कत होती है याद करने में, जो आज तो याद करते हैं 10 दिन बाद भूल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही साइंटिफिक वे से यहाँ पर मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार जरूर वीडियो को देखें। और मैथ्स का काफ़ी हाई डिमांड रहा है कि सर मैथ्स 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 आप पढ़ाओ, मैथ्स में आपके 190 स्कोर हैं, थोड़ा बहुत हमें बताओ। तो पूरा का पूरा मैथ्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा के 5 क्लासेस हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखें। और तीसरा जो है वो हम पूरा का पूरा एसएससी का कोर्स रन कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सारे। करंट अफेयर डेली आशिमा मैम पढ़ाती हैं, मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश आपके सुनील सर पढ़ा रहे और रीजनिंग विक्रमजीत सर पढ़ा रहे हैं। और सभी कोर्सेज जो चल रहे हैं यूट्यूब पर, जितने आप पीछे थंबनेल देख रहे हो, सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो लग जाओ तैयारी में, कसम खा लो कि भाई इस बार तो हमें पेपर क्लियर करके रहना है, नौकरी लेके रहनी है। और ध्यान रखो, किसी तरह का कोई भी आपका डाउट होता है आप अभी कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, आपको अभी तुरंत आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
हमारी तरफ से इतना था। और बाकी आपको कोई भी दूसरी चीज़ें चाहिए हो, कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए हो क्लास की, तो आप हमारी ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बच्चों से आप कमेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपके तैयारी में कोई मैथ्स का सवाल रहता है, रीजनिंग का रहता है, तो लास्ट 60 डेज में आप कोई भी क्वेश्चन भेजो यहाँ पर, आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर देना, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप डेली पीडीएफ के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपके जैसे कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते जाएंगे। तो इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।